हेलो डियर स्टूडेंट, 71st बीपीएससी पीटी क्वेश्चन पर आधारित पॉलिटी का टेस्ट नंबर 4 में आप सबका स्वागत है। इसमें मेनली हम सब स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन करते हैं। आपके सबसे पहले आगामी आने वाले एग्जाम बीपीएससी एईडीओ और फिर आप फ्यूचर में 72 बीपीएससी पीटी भी देंगे, तो उसमें ये हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 तक हम सब 3 टेस्ट में डिस्कस कर चुके हैं। इसमें मेनली आपको मैं हार्ड वाला क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि ईजी क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे, वो आप आसानी से लूसेंट वगैरह किताब से कर लेते हैं, लेकिन आपको थोड़ा सा स्टेटमेंट वाइज या ट्रिकी क्वेश्चन वो मैं करवा दूंगा, ताकि पॉलिटी में अगर कुछ भी कॉन्सेप्ट वाला क्वेश्चन पूछे तो आपका यहाँ से बन जाए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और एक लाइक कर लेंगे। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो ज्वाइन कर लेंगे टेलीग्राम चैनल, लिंक है डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 61 से शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से सही सुमेल करें। एक तरफ कुछ डेट दिया गया है और उससे रिलेटेड कुछ तथ्य है। पहला है 9 दिसंबर 1946, दूसरा है 22 जुलाई 1947, तीसरा है 13 दिसंबर 1946 और चौथा है 24 जनवरी 1950। आपको इनमें से सही मैच करना है। पहले खुद से करेंगे, फिर मैं आपको आंसर बताऊंगा। तो पहला का यानी 61 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। एक का भी 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी। सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो इसकी अध्यक्षता किए थे, क्योंकि वो सबसे वरिष्ठ थे इसलिए वो उनको अध्यक्ष बनाया गया था। ये फ्रांस से लिया गया था, तो ये भी आप याद रखेंगे। दूसरा है 22 जुलाई 1947 को, यानी दूसरा का हो जाएगा सी, राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था। 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव और 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को अपनाया गया था। इस प्रकार से 61 का आंसर हो जाएगा ए नंबर। एक का बी, 2 का सी, 3 का डी और 4 का ए। इस टाइप के मैच द फॉलोइंग में आपको पूछा जा सकता है। ये काफ़ी इजी क्वेश्चन हो गया था। आगे बढ़ते हैं 62 में। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के संबंध में सही कथन चुने। पहला, 2 संविधान सभा के विचार को खारिज कर दिया। मतलब ये जो कैबिनेट मिशन योजना आया था, ये जो 2 देश बनेगा उसके विचार को खारिज कर दिया। दूसरा, कैबिनेट मिशन योजना के सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टोफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर थे। आपको दोनों स्टेटमेंट पढ़ना है और ये भी आसान प्रश्न की श्रेणी में रखा गया है। तो 62 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। 1 और 2 दोनों, ये दोनों कथन जो है ये बिल्कुल सही है। कैबिनेट मिशन योजना 1946 जो आया था, इसने भी 2 देश के विचार को खारिज कर दिया था। ठीक है, यानी पाकिस्तान के लिए अलग संविधान और भारत के लिए अलग संविधान, इसको खारिज कर दिया था, जिससे मुस्लिम लीग जो है काफ़ी इसका विरोध किया था। दूसरा, कैबिनेट मिशन योजना की ये 3 सदस्य थे, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टोफर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो 62 का आंसर हो जाएगा सी नंबर। 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 63, उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका से संबंधित मामले में उनसे संबंधित कौन सी राय सही है। 3 केस हुआ था, तो उस 3 केस में आपको बताना है कि उद्देशिका से रिलेटेड उच्चतम न्यायालय का कौन सा राय जो है बिल्कुल करेक्ट मैच खाता है। पहला है बेडूवाड़ी यूनियन केस 1960 में हुआ था। इस केस में उच्चतम न्यायालय ने माना कि उद्देशिका संविधान का हिस्सा है। दूसरा है केशवानंद भारती केस 1973, बहुत ही फेमस केस है, उद्देशिका संविधान का हिस्सा है। तीसरा है भारतीय जीवन बीमा निगम के 1995 के तहत उच्चतम न्यायालय ने माना उद्देशिका संविधान का हिस्सा नहीं है या संविधान का अंग नहीं माना। तो आपको इनमें से बताना है कि कौन से केस में कौन सा राय हुआ था, मतलब कौन सा डिसीजन हुआ था। तो फिलहाल 63 का आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर। केवल 2 इसमें करेक्ट है, यानी केशवानंद भारती केस 1973 में उद्देशिका को संविधान का हिस्सा माना गया था। पहला स्टेटमेंट पे आते हैं, बेडूवाड़ी यूनियन केस 1960, इसमें उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का हिस्सा नहीं माना था, तो इसको कर लेंगे सही। यहाँ पे नहीं माना होगा, इसलिए ये वाला स्टेटमेंट गलत हो जाता है। तीसरा स्टेटमेंट है भारतीय जीवन बीमा निगम 1995, इसमें उद्देशिका संविधान का अंग माना था। तो भारतीय जीवन बीमा निगम 1995 में जो हुआ था, उसमें उच्चतम न्यायालय ने उद्देशिका को संविधान का अंग माना था, इसलिए यहाँ पे नहीं माना है, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत हो जाता है। इस प्रकार 63 का आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। आगे बढ़ते हैं 64। मूल अधिकार के संबंध में सही कथन चुने। पहला है, यह संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। दूसरा है, सभी व्यक्तियों को उच्चतम न्यायालय द्वारा बिना किसी भेदभाव के मूल अधिकार की गारंटी दी गई है। आपको इसमें से सही कथन चुनना है। तो पहले तो ऊपर जो सही कथन और सही नहीं कथन पूछा जाता है, उस पर थोड़ा सा आप सब फोकस्ड रहेंगे, उसके बाद ही आप आंसर टिक करेंगे।
तो 64 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों, यानी दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान बिल ऑफ राइट से भारतीय संविधान का मूल अधिकार प्रेरित है। दूसरा, सभी व्यक्ति को उच्चतम न्यायालय द्वारा आर्टिकल 32 के तहत भेदभाव के लिए मूल अधिकार की गारंटी दी गई है, आर्टिकल 32 के तहत। और उच्च न्यायालय में सेम बात होगा, तो उच्च न्यायालय में आर्टिकल 226 के तहत मूल अधिकार की गारंटी दी गई है। तो ये दोनों आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। 64 का आंसर हो जाएगा सी नंबर, 1 और 2 दोनों। 65 नंबर क्वेश्चन, 86 संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के संबंध में कौन कौन से नए प्रावधान किए गए थे? पहला है, भाग 4 में अनुच्छेद 45 के तहत राज्य के नीति निर्देशक तत्व के तहत निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान किया गया। दूसरा है, राज्य बच्चों को 6 वर्ष की आयु पूरी होने तक प्रारंभिक बाल्यावस्था की देखभाल और शिक्षा प्रदान करने का प्रयास करेगा। तीसरा, अनुच्छेद 51 को भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य रहेगा कि 6 से 14 वर्ष तक की आयु के अपने बच्चे या किसी बच्चे को एडॉप्ट किया है, गोद लिया है, तो उसको शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा। यानी गार्जियन जो है शिक्षा का अवसर प्रदान करेगा, अपने बच्चे का भी या गोद लिए हुए बच्चे का भी, ऐसा बोल रहा है ये वाला स्टेटमेंट। आपको इनमें से ढूंढना है कि 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में कौन कौन से प्रावधान किए गए थे, सही चूज करना है। तो 65 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, 1, 2 और 3, यानी तीनों के तीनों स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। इनमें से ये तीनों जो भी आर्टिकल्स आते हैं उसको आप सब साइड डाउन भी लिख सकते हैं, या फिर आप बार बार रिवीजन करेंगे पीडीएफ के माध्यम से तो आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। तो 65 का आंसर हो जाएगा डी, 1, 2 और 3 तीनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 66, अंबेडकर द्वारा किस अनुच्छेद के बारे में यह कहा गया, इस अनुच्छेद के बिना यह संविधान निरर्थक होगा, यह संविधान की आत्मा और उसका हृदय है? ए नंबर ऑप्शन है अनुच्छेद 226, बी है अनुच्छेद 352, सी है अनुच्छेद 15 और 16 और डी है अनुच्छेद 32। तो ऐसा स्टेटमेंट वाला भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी पूछता है, तो इसलिए इसको थोड़ा सा देख लें। तो 66 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, ये आर्टिकल्स 32 के बारे में कहा गया इन्होंने। 67 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? ए नंबर स्टेटमेंट है, मतलब ऑप्शन है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 मुंबई और मद्रास यानी बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया। बी है 1813 का चार्टर एक्ट, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। सी है 1833 का चार्टर एक्ट, इसके तहत 1834 में भारतीय विधि आयोग की स्थापना की गई और प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड विलियम बेंटिंक बने। डी है 1853 का चार्टर एक्ट, पहली बार भारतीय विधान परिषद में स्थायी प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। इसमें आपको ढूंढना है इस 4 ऑप्शन में से कौन सही नहीं है, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है और ये आप बना सकते हैं, ये भी आसान प्रश्न की श्रेणी में रहेगा। तो 67 का सही आंसर हो जाएगा सी नंबर, यानी 1833 का चार्टर एक्ट में 1834 में भारतीय विधि आयोग की स्थापना तो की गई थी, लेकिन प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड विलियम बेंटिंक, ये गलत है, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष लॉर्ड मेकाले थे, ठीक है। तो इस प्रकार से आंसर हो जाएगा सी, तो इसको सही कर लेंगे। बाकी ए, बी और डी बिल्कुल करेक्ट है स्टेटमेंट। सी में बस ये सही करेंगे कि प्रथम विधि आयोग लॉर्ड विलियम बेंटिंक नहीं थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक के स्थान पे कौन आ जाएंगे, लॉर्ड मेकाले आ जाएंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सती प्रथा को कानूनी रूप से समाप्त किया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने, ये याद रख सकते हैं, अलग से इंफॉर्मेशन है। 68 है, सांप्रदायिक पंचायत के संबंध में कौन सा कथन सही है, आपको ढूंढना है। यहाँ पे पंचायत के स्थान पे पंचायत कर लेंगे, ठीक है। पहला स्टेटमेंट है, इसमें हिंदुओं के लिए पृथक मतलब अलग होता है, तो पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था की गई। दूसरा, इसमें मुसलमान, सिख, भारतीय ईसाई, एंग्लो इंडियन और यूरोपीय लोगों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल बनाया गया। तीसरा है, 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड द्वारा इसे लाया गया। आपको इसमें से सही कथन चूज करना है, इसको मैं सही कर दिया हूँ। तो सांप्रदायिक पंचायत के संबंध में कौन सा कथन आपको लग रहा है सही है, ये आपको चूज करना है। तो 68 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल 2 और 3। 2 और 3 बिल्कुल करेक्ट है। स्टेटमेंट नंबर 1 बिल्कुल गलत है, इनमें हिंदुओं के लिए अलग से निर्वाचन मंडल की व्यवस्था नहीं की गई थी, तो इसको आप कट कर देंगे। एक्चुअली में ये दलित वगैरह के लिए हो रहा था, इस टाइम 1932 का दौर चल रहा था, तो 2 और 3 इस प्रकार से करेक्ट हो जाता है। 68 का बी हो जाएगा, केवल 2 और। क्वेश्चन नंबर 69, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत कौन कौन से प्रावधान किए गए थे, सही चुने। पहला है, अल्पसंख्यक हितों के लिए सुरक्षा उपाय किया गया।
दूसरा है बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तीसरा है मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान किया गया। चौथा है 2 नए प्रांत उड़ीसा और सिंध बनाए गए। आपको इसमें से सही कथन चूज करना है। भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि हमारे संविधान में लगभग 80% जो भी प्रावधान है वो यहीं से लिया गया है, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो 69 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर 1, 2 और 4। अल्पसंख्यक हितों के लिए सुरक्षा उपाय, बर्मा को भारत से अलग करना और 2 नए प्रांत उड़ीसा और सिंध बनाए गए। ये बिल्कुल भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत लिया गया। जबकि तीसरा जो स्टेटमेंट है मुसलमान के लिए पृथक निर्वाचन मंडल, ये भारत शासन अधिनियम 1909 के तहत लिया गया था। लॉर्ड मिंटो द्वारा इसको किया गया था। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 70, अंतर राज्य परिषद अनुच्छेद 263 के संबंध में सही कथन चुने। यानी ये जो अंतर राज्य परिषद है ये आर्टिकल 263 के तहत आता है। पहला स्टेटमेंट है यह एक सलाहकार निकाय है, इसका निर्णय सरकार के लिए बाध्यकारी होता है। दूसरा है अंतर राज्य परिषद की बैठक वर्ष में कम से कम 3 बार होगी। आपको इनमें से सही कथन चूज करना है अंतर राज्य परिषद अनुच्छेद 263 के संबंध में। तो 70 का सही आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर केवल 2। केवल 2 स्टेटमेंट जो है ये बिल्कुल सही है। पहला स्टेटमेंट में बोल रहा है यह एक सलाहकार निकाय है, इसका निर्णय सरकार के लिए बाध्यकारी होता है। ये स्टेटमेंट गलत है। ये एक सलाहकार निकाय तो है लेकिन इसका निर्णय सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं होता है। तो इस टाइप के कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बीपीएससी या आप यूपीपीसीएस टाइप का एग्जाम देंगे तो वहां पे पूछा जा सकता है। तो 70 का फिलहाल आंसर हो जाएगा बी नंबर केवल 2। स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। ठीक है, बाध्यकारी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 71, निम्नलिखित में से किस प्रकार के विधेयक को संसद में पुनर्स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। यहाँ पे 4 विधेयक के बारे में बताया गया है। आपको इनमें से बताना है कि किस विधेयक में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति, मतलब राष्ट्रपति का अनुमति चाहिए ही चाहिए। तो पहला है भारत की संचित निधि में से व्यय। दूसरा है राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन। तीसरा है धन विधेयक और चौथा है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाना। आपको इनमें से चूज करना है कि इनको किसमें जो है राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता होती है। तो 71 का आंसर हो जाएगा ए नंबर केवल 1, 2 और 3। यानी भारत की संचित निधि से व्यय, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन या राज्यों के नामांकन वगैरह में परिवर्तन या धन विधेयक, ये तीनों में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी। जबकि दोनों सदनों की संयुक्त बैठक बुलाने में राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति की आवश्यकता नहीं होती है। आंसर हो जाएगा ए नंबर। क्वेश्चन नंबर 72, वित्तीय आपातकाल के संबंध में सही कथन चुने। पहला है 1933 में पारित संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रीय रिकवरी अधिनियम के पैटर्न का अनुसरण करता है। दूसरा है अब तक भारत में वित्तीय आपातकाल घोषित नहीं किया गया है। तीसरा है वित्तीय आपातकाल लगाने के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। और चौथा है वित्तीय आपातकाल का संबंध अनुच्छेद 360 से है। आपको 72 का सही कथन चूज करना है वित्तीय आपातकाल के संबंध में। तो 72 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर केवल 1, 2 और 4। यानी स्टेटमेंट नंबर 1, 2 और 4 जो है ये बिल्कुल करेक्ट है। तीसरा स्टेटमेंट गलत है। वित्तीय आपातकाल लगाने के लिए विशेष बहुमत की नहीं बल्कि साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 73, राज्यपाल से संबंधित कथनों पर विचार करें और इनमें से कौन गलत है ये आपको चूज करना है। पहला स्टेटमेंट है राज्यपाल एक संवैधानिक यानी नाम मात्र प्रधान होता है। दूसरा है केंद्र सरकार का एजेंट होता है। तीसरा है संविधान के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को हटाया जा सकता है। आपको इसमें से चूज करना है कि राज्यपाल के संबंध में कौन सा कथन गलत है। याद रखेंगे इसमें सही नहीं बोल रहा है, कौन सा कथन गलत है ये आपको चूज करना है। इसलिए क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ें, ये सब माइनर मिस्टेक आपको रिजल्ट से बाहर कर सकता है। तो 73 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर केवल 3। केवल 3 स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। तो इस प्रकार से 73 का आंसर 3 हो जाएगा। देखिए, संविधान के आधार पर राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल को हटाया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है, लेकिन ऐसा कोई भी प्रावधान संविधान में नहीं है। ठीक है, तो राज्यपाल को हटाने का प्रावधान संविधान में नहीं दिया गया है, हमारे संविधान में नहीं है। इस प्रकार से करेक्ट आंसर हो जाएगा 73 का सी नंबर केवल 3। क्वेश्चन नंबर 74, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन में नामांकन से संबंधित तथ्यों पर विचार करें और सही चुनें। पहला है उपराष्ट्रपति के नामांकन के लिए कम से कम 20 निर्वाचक प्रस्तावक के रूप में और 20 निर्वाचक अनुमोदन के रूप में होनी चाहिए।
दूसरा है उपराष्ट्रपति के नामांकन के लिए कम से कम 50 निर्वाचक प्रस्ताव के रूप में और 50 निर्वाचक अनुमोदक के रूप में होना चाहिए। तीसरा है भारतीय रिजर्व बैंक में 15,000 जमानत राशि जमा करनी होगी। ठीक है, तो आपको इनमें से उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के नामांकन से संबंधित तथ्यों पर सही कथन चूज करना है। तो 74 का आंसर हो जाएगा आपका डी नंबर, केवल 1 और 3, यानी पहला और तीसरा स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट गलत है। यहाँ पे उपराष्ट्रपति के नामांकन के लिए 50 निर्वाचक प्रस्ताव और 50 निर्वाचक अनुमोदक नहीं, बल्कि राष्ट्रपति के नामांकन के लिए 50-50 लोगों की आवश्यकता होती है। 50 निर्वाचक प्रस्ताव और 50 निर्वाचक अनुमोदक। इस प्रकार से स्टेटमेंट नंबर 2 गलत है, डी आंसर। क्वेश्चन नंबर 75, उपराष्ट्रपति के पद के कार्यकाल से संबंधित तथ्य में कौन सही है? पहला स्टेटमेंट है भारत का उपराष्ट्रपति केवल 3 बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है। दूसरा है भारत का उपराष्ट्रपति अपने कार्यकाल के बाद भी तब तक पद पर बना रहता है जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण न कर ले। आपके सामने ऑप्शन है केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, और डी है इनमें से कोई नहीं। 75 का राइट आंसर क्या होगा ये आपको चूज करना है, उपराष्ट्रपति के पद के कार्यकाल से संबंधित तथ्यों पर आधारित। तो 75 का सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, केवल 2। ठीक है, तो स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। भारत का उपराष्ट्रपति केवल 3 बार नहीं, वो जितनी बार चाहे पुनर्निर्वाचित हो सकता है, यानी वो बार बार उपराष्ट्रपति बन सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। भारत का उपराष्ट्रपति जितनी बार चाहे पुनर्निर्वाचित हो सकता है, ये स्टेटमेंट सही हो जाएगा। यहाँ पे 3 बार पुनर्निर्वाचित बोल रहा है, इसलिए स्टेटमेंट नंबर 1 गलत है। बी नंबर स्टेटमेंट केवल 2 सही है। 76, निम्नलिखित में से कौन सही है? स्टेटमेंट नंबर 1 है अनुच्छेद 117 धन विधेयक, दूसरा अनुच्छेद 110 वित्त विधेयक। आपको बताना है कौन सही है। तो 76 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हैं। अनुच्छेद 117 में धन विधेयक नहीं होगा, बल्कि अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयक होगा। दूसरा में आते हैं, अनुच्छेद 110 में वित्त विधेयक नहीं होगा, बल्कि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक होगा। इस प्रकार आंसर हो जाएगा 76 का डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 77, धन विधेयक के संबंध में निम्नलिखित कार्ताओं पर विचार करें और सही चुनें। पहला है, लोकसभा में धन विधेयक पारित न होने पर सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। दूसरा है, धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है। तीसरा, इसे राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश किया जा सकता है। चौथा, इसे राज्यसभा द्वारा अधिकतम 14 दिनों तक रोका जा सकता है। तो 77 का सही आंसर क्या होगा ये आपको चूज करना है। धन विधेयक के संबंध में ये बात बोला जा रहा है। तो 77 का सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी, यानी चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही हैं। लोकसभा में अगर धन विधेयक पारित नहीं होता है तो जो भी सरकार में है उसको त्यागपत्र देना पड़ेगा। धन विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है, राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पेश होता है, और राज्यसभा में अगर जाएगा भी तो वो 14 दिन तक रोक सकता है, उससे ज़्यादा रोकने के लिए वो असक्षम है। ठीक है, 14 दिन तक रोक सकता है। तो धन विधेयक से रिलेटेड चारों के चारों स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, 77 का डी नंबर आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, सरकार उपक्रमों संबंधी समिति के संबंध में सही कथन चुने। पहला है, इसकी उत्पत्ति कृष्णानंद समिति 1964 के आधार पर हुई। दूसरा, इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से आते हैं। तीसरा, इस समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा से चुने गए सदस्यों से लोकसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है। चौथा है, मंत्री इसके सदस्य हो सकते हैं, यानी जो भी कैबिनेट मंत्री हैं वो इसके सदस्य हो सकते हैं। तो 78 का क्या आंसर होगा ये आप सब टिक मार्क करेंगे। तो 78 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, केवल 1, 2 और 3। चौथा नंबर स्टेटमेंट गलत है, मंत्री इसके सदस्य नहीं हो सकते हैं। ठीक है, तो मंत्री इसके सदस्य नहीं होते हैं, चाहे वो कैबिनेट मिनिस्टर हो, राज्य मंत्री हो, इसके सदस्य नहीं होते हैं। तो 78 का सही आंसर हो जाएगा केवल 1, 2 और 3 इज अ राइट आंसर। 78 का ए नंबर आंसर करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं हम सब 79 प्रश्न की ओर। आज शायद टेस्ट 5 भी रात तक अपलोड कर दिया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 79, विधान परिषद के संबंध में निम्नलिखित तत्वों पर विचार करें और सही चुने। तथ्य होगा यहाँ पे, पहला है, इनमें अधिकतम विधानसभा की कुल संख्या का 1/3 सीट रहना चाहिए, यानी जितने भी राज्य में विधानसभा की सीट है उसकी कुल संख्या का 1/3 सीट रहना चाहिए। इसमें न्यूनतम सदस्य की संख्या 40 होना चाहिए, न्यूनतम 40। तीसरा, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। तो 79 का राइट आंसर क्या हो जाएगा ये आपको चूज करना है। तो 79 का जो सही आंसर हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। तो जितना भी मान लेते हैं कि बिहार में विधानसभा की सीट 243 है, तो आपको पता है कि विधान परिषद की सीट 75 है, यानी लगभग 1/3 है। ठीक है, न्यूनतम 40
होना ही चाहिए, लेकिन कुछ कुछ राज्यों में 30 भी है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है, गोवा हो गया, इन सब में 40 से कम है। तीसरा, इसका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया जा सकता है। तो तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही है। 79 का हो जाएगा डी नंबर, उपरोक्त सभी। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। आज के टेस्ट का आखिरी क्वेश्चन 80, निम्नलिखित में से किन दो राज्यों की जोड़ी में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है, यानी वहाँ पे विधान परिषद नहीं है। ए है आंध्र प्रदेश तेलंगाना, बी है महाराष्ट्र कर्नाटक, सी है झारखंड और मध्य प्रदेश, और डी है उत्तर प्रदेश और बिहार। तो टोटल मैं आपको बता दूं कि द्विसदनीय व्यवस्था अभी 6 राज्य में है। पश्चिम बंगाल द्वारा अभी अडॉप्ट नहीं किया गया है, लेकिन बाद विचार किया गया था। ठीक है, तो फिलहाल अभी आप 80 का आंसर ढूंढ सकते हैं। तो 80 का सही आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर, झारखंड और मध्य प्रदेश में द्विसदनीय व्यवस्था नहीं है, यानी वहाँ पे विधान परिषद नहीं है। बाकी आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन 6 के 6 राज्य में जो है आपका क्या है, द्विसदनीय व्यवस्था है, यानी विधान परिषद है। तो चलिए, ये था आपका पॉलिटी का टेस्ट नंबर 4, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। मैं आपको ट्रिकी क्वेश्चन करवाऊंगा, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन करवाऊंगा, और हमारे पेड बैच से भी आप जुड़ सकते हैं, जिसका प्राइसिंग बहुत ही कम रखा गया है। आपको सभी टाइप का MCQs करवाया जा सकता है। तो ये कुछ आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप यहाँ से संपर्क कर सकते हैं। आप डायरेक्ट व्हाट्सअप करेंगे तो हम ही से बात हो जाएगा। और टेस्ट का फ़ी कुछ ज़्यादा है नहीं, 200 है, और आप 31 दिसंबर 2026 तक ये जितने भी टेस्ट आप देख रहे हैं आपको मिलेगा। ठीक है, जिसमें आपको स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन का MCQs भी मिलेगा, मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन का MCQs भी मिलेगा, प्लस इजी भी मिलेगा, क्योंकि तीनों पूछेगा। आपको रिजल्ट बनाने से मतलब है, ये नहीं कि आप सिर्फ स्टेटमेंट वाला करके जाए और फैक्चुअल क्वेश्चन छूट जाए, तो ऐसा भी नहीं होने वाला है। बाकी आपको हर एक सब्जेक्ट का चैप्टर वाइज भी MCQ दिया जाएगा, NCERT साइंस का भी MCQ दिया जाएगा, ज्योग्राफी का भी, प्लस आपको वीकली करंट अफेयर्स का PDF भी दिया जाएगा। ठीक है, बाकी मैं PDF ज़्यादा खेलता नहीं हूँ, बस ये कुछ टेस्ट है, टेस्ट इंपॉर्टेंट होता है। बाकी मैं आपको सारा यूट्यूब पे हमारे इसी शिक्षार्थी रिसर्च चैनल पे पढ़ा दूंगा, और क्लास भी अभी करवाऊंगा बहुत सारे सब्जेक्ट का। ठीक है, इवन मेंस का भी कंटेंट अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू एंड थैंक यू।